मेरा अपना असेसमेंट है इसमें। सारे सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव बिगर academic institutions, social institutions under them, supervision. So there should be a kind of concerted effort that how that can be moderated. और इसमें कहीं से ये नहीं आनी चाहिए कि ये एक पार्टी का प्रयास है, किसी एक वर्ग का प्रयास है। The moment it becomes that this is, you have that kind of resistance. और बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो अच्छे उलेमा हैं, जहां से उनकी ये हो रही है, जो सही बता सकते हैं कि कुरान क्या है और उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, जब तक ये नहीं होगा तब तक रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। बिकॉज दे ऑल्सो हैव एन आइडियोलॉजी। सी, रेडिकलाइजेशन इज एन आइडियोलॉजी एंड इट कैन बी काउंटर्ड ओनली विथ सम सुपीरियर आइडियोलॉजी। आम मुस्लिम, जो कश्मीरी मुस्लिम है, जो जम्मू कश्मीर में है, उस पर उनका क्या असर पड़ा है? आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए वेलकम स्टे, नॉट एज सच कि धारा 370 का रिवोकेशन हुआ, बट बिकॉज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी हुई और पहली बार उनको अनुभव हुआ कि एक नॉर्मलसी कश्मीर वैली में वापस आ सकती है, टूरिस्ट वापस आ सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो सकती है, नहीं होती है, लोगों ने छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात जो एक मेरा अपना अनुभव रहा वहां के लोगों से बातचीत करने का, कि पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि पूरा जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्लीटली डिसमेंटल हुआ। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन के खतरे की। कितना बड़ा ये खतरा है? क्या धारा 370 के हटने के बाद ये खतरा थोड़ा सा कम हुआ है, या जो अभी एक मॉड्यूल जिसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उस मॉड्यूल के सामने आने से क्या लगता है कि रेडिकलाइजेशन का खतरा फिर से बढ़ रहा है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार लाल। लाल साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं, दिल्ली पुलिस में सेवाएं दी हैं, राजस्थान पुलिस में सेवाएं दी हैं, पौंडीचेरी के डीजीपी रहे हैं। काफी व्यापक अनुभव है उनका, उनसे जानते हैं। सर, आपका आपका क्या इस बारे में व्यू है कि 370 के बाद जो एक नैरेटिव बना था कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो मिलाप है, जो कि 1947 की अधूरी बात थी, उसको माना गया कि वो पूरा हो गया है, और ये जो मॉड्यूल सामने आया है डॉक्टर्स का, जिन्होंने बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव का और हथियार भी जुटाए, क्या लगता है आपको कि वहां पे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है? थैंक यू। ये जो आपने ये एक सवाल किया है, खास करके जो दिल्ली ब्लास्ट का मॉड्यूल, जिसके तार जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली से जुड़े हुए हैं, वो एक प्रकार से इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है और एक नए तरह के टेररिज्म की बात हो रही है। क्या व्हाइट कॉलर टेररिज्म यहाँ इंडिया में आ गया? ये पहली बार है, कैसे है? इसकी हमको विशद विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समीक्षा करनी चाहिए कि धारा 370 का आम मुस्लिम जो कश्मीरी मुस्लिम है, जो जम्मू कश्मीर में है, उस पर उनका क्या असर पड़ा है? आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए वेलकम स्टे, नॉट एज सच कि धारा 370 का रिवोकेशन हुआ, बट बिकॉज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी हुई और पहली बार उनको अनुभव हुआ कि एक नॉर्मलसी कश्मीर वैली में वापस आ सकती है, टूरिस्ट वापस आ सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो सकती है, नहीं होती है, लोगों ने छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात जो एक मेरा अपना अनुभव रहा वहां के लोगों से बातचीत करने का, कि पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि पूरा जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्लीटली डिसमेंटल हुआ। इस चीज को समझने की बहुत, और इस चीज को अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। और ये
जो इम्प्रेशन है, जो ये एक परसेप्शन है, या एक आप कह सकते हैं स्वीकारोक्ति है, ये आम कश्मीरी मुस्लिम की है। जब आप कश्मीर जाते हैं तो उनको लगा कि ये हर एक चीज लिंक बैक कर रहा है, और जो उनके पॉलिटिकल डिमांड है कि स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको वो थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि एक फंडामेंटलिस्ट व्यू नहीं हो करके उनका ये एक पॉलिटिकल व्यू में तब्दील होता दिखाई दिया। जब इंजीनियर रशीद की वहां पर विक्ट्री हुई, इलेक्टोरल विक्ट्री हुई, तो लोगों को लगा कि एक बहुत ही बड़ा सबवर्सिव एलिमेंट जो है उसका कंसोलिडेशन हुआ है। लोगों को ऐसा लगा। लेकिन जब उसके बाद वहां के असेंबली इलेक्शंस हुए तो ये एक दीगर बात है कि न सिर्फ वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा हुए, बल्कि जो लोगों को अपना एक मैंडेट देना था उन्होंने खुल के मैंडेट दिया। और वहां पर कहीं से ये बात समझ में नहीं आई कि किसी भी सेक्शन का कोई ऐसा एक कहना चाहिए, उन्होंने ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि वो प्रो पाकिस्तानी हैं या प्रो सेपरेटिस्ट हैं या प्रो रेडिकल हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक शायद ये नहीं जानते होंगे कि वहां पर जो एक कश्मीरी मुस्लिम के दिमाग में सेंटिमेंट है, जो उनकी सॉलिडरिटी है, जो वो अपना एक अप्रोच रखते हैं, पर्टिकुलरली जिसको वो दिल्ली या रेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। एक तो वहां पर सेपरेटिज्म है, मतलब कश्मीरी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखने के लिए वो अपने को बाकी इंडियन जो एक पॉपुलेशन है उससे वो अपने को अलग मानते हैं, इवन मुस्लिम पॉपुलेशन से अलग मानते हैं, और वो चाहते हैं कि हमको अलग होने का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1930 से चला आ रहा है। तो एक एक है उनमें ये भावना, कहीं न कहीं पर ये काम करती है कि दिस इज कश्मीर आइडेंटिटी एंड कश्मीर इज फॉर कश्मीरी मुस्लिम्स। और वहां पे कश्मीरी मुस्लिम है, सिर्फ कश्मीरी नहीं है। और उसके बाद जो लोग सेपरेटिस्ट हैं उनमें से आप ये एक तबका मान सकते हैं कि वो सेपरेटिस्ट भी हैं और प्रो इस्लामी भी है, प्रो पाकिस्तान भी है। मतलब हम ये कहते हैं कि हमारी कश्मीरी आइडेंटिटी है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एक कश्मीर के मसौदे में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको वो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का रोल होना चाहिए और हमको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। और तीसरा है कि सेपरेटिस्ट प्रो पाकिस्तानी एंड दे आर इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट। मतलब उनको एक रेडिकल अप्रोच रखने में और खासकर वायलेंस करने में कोई भी परहेज नहीं है। ये जब तीन चीज को हम देखते हैं तो वो हर एक जगह कन्वर्ज नहीं करता। जो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 1975 के बाद, जब शेख अब्दुल्ला का रिटर्न हुआ कश्मीर वैली में एक दूसरे अवतार में। पहले वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर बने। एक ट्रीटी हुई, समझौता हुआ और उसके तहत आए, तो लोगों को ये लगा कि फिर इतने दिनों की हमने ये लड़ाई क्यों लड़ी। जो 1955-56 से हम रायशुमारी की बात करते थे, प्लेबिसाइट की बात करते थे और ये कहते थे कि हमारा स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, तो हमने उसको क्यों डाइल्यूट किया। एक मन में लोगों को शक हुआ और वो बाद में जाकर के इस चीज में तब्दील हुआ। जब शेख अब्दुल्ला का डिपार्चर होता है पॉलिटिकल सीन से और अ, अ, फारूक अब्दुल्ला के हाथ में कमान आती है, तो उनको मतलब एक जो शेख अब्दुल्ला का एक रोल हम ये मान सकते हैं कि जब तक वो पॉलिटिकल सीन पे रहे वहां सेपरेटिज्म था, बट वहां प्रो पाकिस्तानी और प्रो रेडिकल, या जिसको आप कह सकते हैं इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट सेंटिमेंट्स नहीं थे उतने। अब थे, सेंटिमेंट्स थे, लेकिन उन फोर्सेज वो कभी उभर करके ऊपर नहीं आ सके। और शेख अब्दुल्ला ने उसको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन और अपना पॉलिटिकल उनकी जो मनोवरिंग थी, उसका अपना एक करिश्मा था, उससे उन्होंने उसको अलग रखा। अचानक से हमको लगता है कि देखने में कि 1900 जो 87 का इलेक्शन है, जो मोस्ट रिग्ड इलेक्शन उसको वो कहते हैं, उसके बाद
ये अचानक से सेपरेटिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रो पाकिस्तानी हो जाते हैं और रेडिकल हो जाते हैं। और आप देखिए 89-90 के आसपास में दे क्रॉस द बॉर्डर, हिजबुल मुजाहिदीन को फ्लोट करते हैं, और अचानक से 1989 से 90 के बीच में आपको वहां पर टेररिज्म का ये आता है। दे वेर दोज पीपुल हु वेर द कश्मीरी मुस्लिम्स टू स्टार्ट विद, और उसके बाद उनका डिसएंचेंटमेंट होना शुरू होता है 96, और उसके बाद और फिर फॉरेन टेररिस्ट आना शुरू होते हैं, बिकॉज रिक्रूटमेंट कम होता है। कहने का मतलब कि एक फंडामेंटलिज्म का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रॉम प्रो इस्लामिस्ट अप्रोच विथ वायलेंस टू प्रो इस्लामिस्ट दिस थिंग विदाउट वायलेंस। और इन सब के पीछे एक एंटिटी जो है हुर्रियत, वो काम करती है। जब तक हुर्रियत वहां पर डोमिनेंस बनाए रखा, एंड दैट वाज नॉट विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। इस सारी चीज में एक पाकिस्तानी एलिमेंट है। तो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि क्या ये मानना चाहिए कि 370 की वजह से वहां पर ये टेंडेंसी बढ़ी या घटी है, मैं नहीं मानता। क्योंकि जो रेडिकल थॉट्स आए कि हम कश्मीरी मुस्लिम के लिए अपना कश्मीर लेके रहेंगे, उसकी वजह दो थी। एक तो ईरान का रिवॉल्यूशन था, और दूसरा अफगानिस्तान का एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान का विद द हेल्प ऑफ यूएस, जिसमें उनको लगा कि जब हम एक सुपर पावर, रशिया को सुपर पावर की तरह देखते हैं, तो 89 में फॉल हुआ रशिया का, और ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ 79 में। इन दोनों की वजह से जो एक जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर का जो युवा विंग था, यूथ विंग था, दैट गॉट इम्पिटस, और वहां से ये एक रेडिकल अपस्विंग होता है। उस रेडिकल अपस्विंग के बाद जब यह लगता है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को डील विथ देम, यू नो, बिकॉज शुरू में तो हमें बहुत सारे रिवर्सेस थे। लोग कहते हैं कि फ्रॉम 1990 टू 95, 94, 95, 96 देयर वाज no state, it was a stateless kind of thing, and the terrorists were ruling the roosts. Even बहुत सारे पुलिस स्टेशन थे जिनको टेररिस्ट ने अपना अड्डा बना लिया, गैरिसन बना लिया, वो उनकी आर्मरी हो गई, पुलिस कंट्रोल रूम को वो करते थे। बट 1995-96 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारा इंटेलिजेंस है, वहाँ बहुत सुदृढ़ होता है, और बाद में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद उनका एक तरह से डिक्लाइन होता है। देर इज अनदर स्पिट, वो जो 99 कारगिल का ये आता है उस समय। तो अब पाकिस्तान ने, उनको ये लगा कि हम जब रिक्रूट नहीं कर पाते हैं तो हमको बाहर से भेजना पड़ेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन और होता है कश्मीर का। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जो पहले दरगाह होते थे, जो सूफी थे, वहां की जो एक कश्मीरियत थी, जो एक कहना चाहिए था कि जो वहां के मुस्लिम सियर्स जो होते थे, वो भी जो एक कश्मीरी शैविज्म है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कल्चर का पार्ट हो गया था, दरगाह का पार्ट हो गया था। तो उनके जो क्लेरिक्स होते थे, जो उनके स्कूल थे, जो उनको वो अपने बनाते थे, ट्रेन करके अपने रिलीजियस फेथ और बिलीफ में, उसका रिप्लेसमेंट जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर के द्वारा और जो उनके सपोर्टिंग ग्रुप्स थे, उनको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं मदरसा एजुकेटेड क्लेरिक्स, लार्जली फ्रॉम देवबंद, बरेलवीज, अहले हदीस एटसेट्रा। तो उनका जो है वो नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, दरगाह की संख्या घटती चली जाती है, और ये मस्जिद जो है ये फोरफ्रंट पे आते जाते हैं। इन्होंने जब ये इस कश्मीरी कल्चर को जब रिप्लेस करना शुरू किया, तो फिर इस रेडिकलाइजेशन की, इस रेडिकल एलिमेंट की करेंसी बढ़ती गई। This transformation has happened particularly after 89, very fast. और अब वो ये मानते हैं वहां के साथ लोग कि अनलेस हम इसको रेस्टोर करें, तो एक ये अंदेशा बना रहेगा। अभी वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर है, वो अपने लोएस्ट एप पे है, सबसे नीचे है, लेकिन जो उनका लॉजिस्टिक है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 10 साल में 1979 से 89 के बीच में अपने इतने मदरसे, अपने इतने स्कूल और ये खोल रखे हैं कि दे रियली डोमिनेट द एजुकेशन। और वहां से
बेसिकली ये होता है कि जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग होती है, इंड्रॉक्टिनेशन होता है। मतलब जो लोग हैं वैली के अच्छे सीजन्ड जर्नलिस्ट या पुलिस के लोग, आप यदि आप उनसे बात करेंगे तो उनका ये मानना है कि लगभग 20% of the entire employee of police, education department, health department, college, etc. They came from the schools run by जम्मू कश्मीर के ये जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, JIJK से। तो वो अभी सारे निकले नहीं हैं, दे आर लाइंग, आप कह सकते हैं कि डॉर्मेंट हैं अभी, बिकॉज योर सिक्योरिटी apparatus इज वेरी स्ट्रांग। सो एक फियर ये वाला पार्ट रहेगा। बट इस बीच में जो जब से आई थिंक 2019 में रिवोकेशन हुआ है 370 का, उस समय के बाद से जो लोगों में एक उत्साह आया है कि वी वांट टू लिव नॉर्मल लाइफ एंड वी वांट टू सेटल दिस कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकली। उनका ये सपना भी खत्म नहीं हुआ है कि हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा या स्टेटस वापस नहीं मिलेगा, ये उनकी डिमांड रहेगी। बट मोर लाइकली दे विल गो पॉलिटिकली rather than through such kind of religious fundamentalism। yet जो उस 20% की बात है, जो उसके वेस्टिजेज हैं, वो पूरे निकले नहीं है। इसलिए होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन का खतरा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान इस नए रेजिम में, जो आसिम मुनीर का रेजिम है, इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान, इट्स अ मोर फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तान, एंड वी कैन से दैट it is Islamized, completely Islamized Pakistani army. So उस तरफ से क्या पुश होगा we don't know, but at the same time Pakistani occupied जम्मू कश्मीर में भी resentment is very high, they are getting disenchanted. So right now you have a very fluid situation, very fluid situation. So any kind of slackness on part of us particularly, and a very balanced approach all the time, you cannot be with all the might and with all the strength, you have to keep that balance। यदि आप रख करके रखेंगे, और ये लंबा चलेगा जब तक कि आप पूरा जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर में, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर या उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बैकबोन खत्म नहीं होता, लॉजिस्टिक खत्म नहीं होता, तब तक ये अंदेशा रहेगा कि इट कैन बी रिवर्टेड। एंड वन ऑफ द थिंग्स यू हैव फाउंड हियर इन दिल्ली ब्लास्ट, I am not sure whether it was self-spirited कि कुछ 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 लोगों ने मिल करके अपना ग्रुप बना करके अपने से तय करके किया है, और इट इज अ ग्रुप propped up, prompted by some outfit like जैश मोहम्मद, को एक नया ग्रुप बना करके वो कह रहे हैं। बिकॉज आई डोंट नो द nitty-gritty ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई कांट से, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन कि बेसिकली इनको जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च कहां से हुए हैं, या ये अपने आप इन्होंने तैयारी करके लॉन्च किया है? यदि इन्होंने अपने आप तैयारी, मैं यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन, जितना उसके बारे में मैंने जाना है, उसमें ये है कि ये जम्मू कश्मीर में अपने आप जो है जम्मू कश्मीर से बाहर सामान जुटा रहे थे, बजाय जो अब तक हमने जम्मू कश्मीर में देखा था कि वहां के लोकल लड़के अगर रेडिकलाइज होते थे और हिंसा का सहारा लेते थे, पाकिस्तान जाके तरबियत लेते थे या लोकल लेवल पे तरबियत लेते थे। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, जिनको आपने वो बोला कि वाइट कॉलर टेररिज्म की बात हो रही है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लड़के हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोगों का टेररिज्म से जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में आकर फरीदाबाद के पास सामान जुटा रहे थे, जो इससे ऐसा अंदेशा होता है कि इनका इरादा दिल्ली में कोई वारदात करने का था। तो ऐसा माना जाए कि उनको लग रहा है कि वहां की अब कश्मीर में कुछ, या हमारी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई है, तो कश्मीर में कुछ ऐसी वारदात कर पाना जो है मुश्किल है, इस वजह से वो बाहर आ रहे थे, या उनको लग रहा था कि नहीं, अब बाकी हिंदुस्तान में कुछ करने की जरूरत है ताकि कश्मीर की समस्या को जो है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं एक्चुअली इसी 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 जो ये घटना है, इसका मैं दो पक्ष देख रहा था। एक पक्ष ये देख रहा था कि आखिर
क्या मोटिव हो सकता है कि वो कश्मीर के बाहर इस तरह के इंसिडेंट कर रहे हैं। दूसरा मैं ये देख रहा था कि वेदर दे आर सेल्फ स्पिरिटेड or their linkage is back to Pakistan. If their linkages are back to Pakistan, then this entire phenomenon of radicalization is slightly different from homegrown radicalization. मैं पहले अपनी बात ये कर रहा था कि 79 से 89 के बीच में इट वाज होमग्रोन रेडिकलाइजेशन। उसमें पाकिस्तान आपको फंडिंग कर रहा था, पाकिस्तान आपको मॉरल सपोर्ट कर रहा था, लीडरशिप वैली से आ रही थी। यहाँ पे लीडरशिप फंडिंग एवरीथिंग इज फ्रॉम आउटसाइड, मोटिवेशन इज फ्रॉम आउटसाइड, they are talent spotting and then sending. So basically I was trying to identify if the vestiges of Jammu, Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir and their surrogate, they are still there and they are getting expressed, or ISIS motivated self spirited lone wolf उस तरह का है, या फिर very cleverly पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। इसका डायमेंशन चेंज हो जाता है रेडिकलाइजेशन का। जहां तक टारगेट चुनने की बात है, इट्स अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डूइंग आउटसाइड, बिकॉज वट एवर इज माई एक्सपीरियंस, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दे आर नाउ लुकिंग फॉर बिगर टारगेट्स। बिगर टारगेट का मतलब ये होता है कि यू आर डायरेक्टली चैलेंजिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लोग वी आर हेयर एंड वी आर विथ सो मच ऑफ एक्सप्लोसिव, और जो एक्सप्लोसिव का अमाउंट मैं समझ सकता हूं, उनका टारगेट था मल्टीपल ब्लास्ट, इट वाज नॉट सिंगल ब्लास्ट। Why they could not do multiple blast, this is $1 million question. It will come only from interrogation. I am sure that security agencies must be knowing, and I'm also sure that security agency could thwart this. They did not give them that much of leverage, that much of leeway to go for multiple blast. There was some kind of panic, they could do just one blast. लेकिन जिस तरह की explosive थी जिस quantity में, this was not a single, and it was to create mayhem in Delhi, to tell that we can do this and we will avenge everything. This was being done to avenge something, just not to tell that this is cause that we want to take Kashmir, or we want to establish here some kind of thing, or we are in charge, or we are targeting security. This was much bigger motive, much bigger motive and much bigger message. ये मॉड्यूल को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। हम जोड़ रहे हैं कि किस हिसाब से रेडिकलाइजेशन की कंटिन्यूटी और ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम ये भी जोड़ रहे हैं कि उनके इमीडिएट कॉजेज क्या हैं। एक तो परमानेंट कॉज है, परमानेंट कॉज तो पैन इस्लाम है। ये तो मान के चलना पड़ेगा कि वेयर एवर देयर इज ए on the basis of Quranic and Sharia based ideology से जब कहीं पर इस तरह के violent group बनते हैं, there is pan-Islamist sentiment. The inspiration is not localized, inspiration is much wider. But they are picking up local causes for their solidarity and to give their message, and also to establish their own hegemony. एक पॉलिटिक्स तो इन टेररिस्ट ग्रुप की भी आपस की होती है कि विच टेररिस्ट ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर एंड वेदर दे कैन हैव बिगर टर्फ। मैं आप ही की बात को आई थिंक चाहूंगा सर, इस ग्रुप में जो एक डॉक्टर जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ फरीदाबाद के कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, उसका भाई इस गिरफ्तारियों से 2 या 3 महीने पहले ही हिंदुस्तान से भागकर अफगानिस्तान चला गया, और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐसा मानना है कि उसने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर लिया है। जो आप बात कह रहे हैं कि मोटिवेशन जो है वो बाहर से आ रही है और कॉज जो है वो लोकल हो सकता है, तो दोनों का कहीं मिलाप हो रहा है। यस देन वी हैव टू सी वन मोर थिंग कि आखिर क्या बात है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम, जब उनकी मेन स्ट्रीमिंग ज्यादा हो रही है, मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, इसके तो क्लियर कट साइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टुडेज जम्मू कश्मीर इज फार बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 79 to 89 to 96। जो उस समय का जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट था, प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट था,
प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट था और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था, उसमें बहुत डाइल्यूशन है. There is a lot of pragmatism and a lot of ambition and aspiration amongst the Muslim youth in the valley. But there is a big but. A new center of such recruitment and activity is being seen in the southern part of the valley, पंशीर के आसपास की. और वहां पे 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं which we should not miss in our assessment and in our analysis and in our calculation. खास करके जो बकरवाल कम्युनिटी के लोग थे पहले, they were strongly supporting the security forces. Now I have heard, I'm not very sure, that that sentiment is now slowly declining, and some of them, they are siding with the Pakistani element as well as these kind of terrorist elements. मनोज सर, इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये रेडिकलिज्म का जो खतरा है, रेडिकलाइजेशन का, इससे निपटने के लिए सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं वो कितने सही हैं? मैं कहूँगा क्या काफी हैं, नाकाफी हैं, और क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके के मॉड्यूल दोबारा ना बन पाए? देखिए, इसमें तो हमें सबसे पहले बड़ी सीधी बात पे आना पड़ेगा कि जिस रेडिकलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत होती कहाँ से है. जो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस है बाय एंड लार्ज, जो अहले हदीस मॉस्क है, वहां पे टैलेंट स्पॉटिंग मैक्सिमम होती है. राइट. उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज में ऐसे मॉस्क जिसमें सुपरविजन और ये सब बहुत कम होता है, वहां पर भी अच्छी खासी टैलेंट स्पॉटिंग होती है, पर्टिकुलरली डॉटेड अलोंग द बॉर्डर्स. थर्ड ग्रुप होता है कि जहां पर एंटी हिंदू सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, चाहे किसी वजह से हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल आप उसको तुरंत पकड़ लीजिएगा, भटकल. यदि भटकल जैसा सेंटर है, वहां पे आपको, जैसे दरभंगा था, रांची था, आपके बनारस के आसपास का था, आप यदि देखेंगे कि जिस समय आईएम का अपसर्ज हुआ है तो इनके रिक्रूटमेंट के सेंटर हैदराबाद था, इनके रिक्रूटमेंट के अच्छे सेंटर्स थे. और वो इसलिए थे कि वहां पर एक्सपीरियंस ऐसा था कि उनका जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट था, पर्टिकुलरली एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था, इट वाज वेरी हाई. They found all the problem that they are the people who are creating that was the perception, particularly after Godhra. तो हम रेडिकलाइजेशन को पहले तो 2-3 तरह से देखें. एक रेडिकलाइजेशन ये है कि आई एम प्रो इस्लाम, बट मुझे ऐसा कोई गुरेज नहीं है कि मैं उसको फॉर्म करूं, एक्सप्रेस करूं. आई हैव सम काइंड ऑफ रिजेंटमेंट एंड आई एक्सप्रेस इट डिफरेंटली. हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल एक्सप्रेशन उसके ज्यादा है, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन उसके ज्यादा है, पॉलिटिकल बहस में उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट में उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है. दूसरा रेडिकल ये होता है कि दे थिंक दैट पार्टीशन के बाद हमें सारा कुछ मिला नहीं, देयर इज मच मोर टू गेट, मच मोर टू अटेन. नाउ इट इज लिटिल मोर देन दैट. सो दे बिकम वेरी कंड्यूसिव when they come in contact. आप बहुत सारे ऐसे रेडिकलाइजेशन के केस देखेंगे कि they went to work in Dubai etc. particularly मेरे ख्याल से that was somewhere around 2012, 13, 14, 15, that many groups in Hyderabad, Bengaluru, Tamil Nadu, Kerala were identified who were going to the Gulf countries, and when they were coming back with increased radicalization, they were ready to be recruited. मतलब अभी रिक्रूट नहीं हुए हैं, बट मेंटली दे फील दैट कि ओके, फॉर द कॉज ऑफ आवर फेथ वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ. और बहुत सारे उन लोगों को पकड़ करके उनको उन्हीं की कम्युनिटी में रिहेबिलिटेट करके, और एक तरह से हम यदि कहें कि हम उनको डी रेडिकलाइज नहीं कर पाए तो एटलीस्ट वी कुड मेक देम मॉडरेट, उनकी स्पॉटिंग हुई. थर्ड ये है जो सेल्फ रेडिकलाइज करके और उन्होंने कुछ न कुछ किया अपने किसी भी तरीके से. कुछ राजस्थान के केस मिले हैं,
एक दो वेस्ट बंगाल के केस मिले हैं जिसमें दे वर सेल्फ रेडिकलाइज्ड, रेडी टू सेक्रीफाइस। ये जो हो रहा है ये हिंटरलैंड में, ये रेडिकलाइजेशन। और एक रेडिकलाइजेशन विच इज बिकॉज दे कंसिडर दैट कश्मीर इज ए कॉज। कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़े मुस्लिम वर्ग का, पर्टिकुलरली हु आर इन पाकिस्तान और हु आर पाकिस्तान सपोर्टर्स, राइट। अब इनको आप कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है मदरसा एजुकेशन। और मेरे विचार से ये लगता है कि विदाउट रोपिंग इन द मुस्लिम लीडर्स, वी हैव गुड मुस्लिम लीडर्स and we can utilize their education system. How best we can do it? It may sound slightly controversial, but without that, I don't see that you can do that kind of mainstreaming. Because जब बच्चा शुरू से पढ़ता है, पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, एक 6 साल 7 साल से लेकर 14 साल के बीच में उसकी एक इमेज बननी शुरू होती है इस पूरे दुनिया की, कि मेरा पड़ोसी कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा देश कौन है, मेरी नेशनलिटी क्या है, मेरा फेथ क्या है। फिर उनको तरह तरह की बात होती है कि राम जन्मभूमि ऐसे बनी, बाबरी मस्जिद ऐसे टूटा, गोधरा ऐसे हुआ, भागलपुर राइट्स ऐसे हुए, मेरठ में ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, मुजफ्फरपुर राइट्स ऐसे हुआ, कश्मीर में ये होता है। एक इमेजिनेशन दिया जाता है, यदि ये इमेजिनेशन ना हो तो वो उसमें ना पड़े। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रिवेंट द रेडिकलाइजेशन। There the moderate education is very very necessary. And the second thing which is more important, that कि जो एक घेटो स्ट्रक्चर होता है खास करके मुस्लिम वर्ग में, that we have to break that ghetto culture you have to break, because they have to grow along with the other community in a very normal way. If they don't do, then they cannot acquire. और दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि यदि कोई रेडिकलाइज हो रहा है तो उसका डी रेडिकलाइजेशन क्या करेंगे। मेरा अपना असेसमेंट है इसमें, सारे सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव बिगर academic institutions, social institutions under them, supervision. So there should be a kind of concerted effort that how that can be moderated. और इसमें कहीं से ये नहीं आनी चाहिए कि ये एक पार्टी का प्रयास है, किसी एक वर्ग का प्रयास है। द मोमेंट इट बिकम्स दैट दिस इज, यू हैव दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो अच्छे उलेमा हैं, जहां से उनकी ये हो रही है, जो सही बता सकते हैं कि कुरान क्या है और उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, जब तक ये नहीं होगा तब तक रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। बिकॉज they also have an ideology. See, radicalization is an ideology, and it can be countered only with some superior ideology which can establish and convince that your ideology is not correct ideology. और इस मामले में बहुत सारी स्टडी हुई जो सऊदी अरबिया का है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, बट द people who had gone there and who studied, despite being such a nice and very effective system, जिसमें कि उन्होंने जो बेस्ट उनके रिलीजियस प्रीचर्स और जो थियोलॉजिस्ट हो सकते हैं उनको रोपिन करने के बावजूद भी वहां पे there is a high degree of radicalization in that society too. So we have to think. And then one thing also I would like to add, ये जो पेटी पॉलिटिकल गेन है ना, कि हमने हिजाब लगा लिया तो उस पर हमको ये स्टेटमेंट देना है, उसमें ऐसे करो, उनको ऐसे करो, एंड देन एक काइंड ऑफ गेम जो एक होता है कि यू ब्लेम देम एंड दे ब्लेम यू, एंड थ्रू दैट यू ट्राइंग टू strengthen your constituency. I think that is doing big damage to us. जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर हमारे से बात करने के लिए। इस मुद्दे पर, ये ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे चर्चा के इतने सारे आयाम हैं, इस पे चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अभी हमें इस चर्चा को यही, मैं एक चीज यहाँ पर आपको ऐड करूंगा कि अभी आईपीएल में मैंने कहीं पढ़ा कि एक खिलाड़ी है उनका कश्मीर वैली से, 8.5 करोड़ में आईपीएल में है, एंड हिज फादर वाज क्राइंग। क्रिकेट इज ए बिग ब्रिज, इट इज समथिंग लाइक आपने जो वहां पर रेल बनाया है,
जो एक कनेक्टिविटी दी है वैली को विथ रेस्ट ऑफ द इंडिया, एंड दिस कुड बी अनदर ब्रिज. जी This rail bridge has done fantastic, जी the entire rail infrastructure. जी. And then this cricket could be fantastic. बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर इस बातचीत के लिए. Thank you. हम एक बार फिर आपसे Thank you. जुड़ेंगे, बात करेंगे और बहुत सारे आयाम है. जैसे मैंने कहा चर्चा जगह ये सिलसिला जारी रहेगा. Right. Thanks.